हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा चैप्टर रोटेशनल मोशन कंप्लीट हो गया था। इनफैक्ट क्लास के थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स थे जिसको खुद से डील कर सकते हो। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम पता है चल ही चुका है, ग्रेविटेशन। सबको पता है ग्रेविटेशन न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था 16th सेंचुरी में। कोई नई बात नहीं है। ग्रेविटेशन का मतलब भी सबको पता है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी with a force proportional to the square of the inversely proportional to the square of the distance between the two and directly proportional to the product of the mass। सबको पता है ये सब। तो अगर लिखने के force is directly proportional to m1 into m2 force is directly proportional to 1 by r square and force is equal to gm1 m2 डिवाइड बाई r square। सबको पता है ये, कोई नई चीज नहीं है इसमें। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर नई चीज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की तो थी। तो उन्होंने क्या बोला था? दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन नॉट अराउंड द अर्थ। उनके आने के पहले क्या कहा जाता था? न्यूटन से पहले ऐसा माना जाता था कि सोलर सिस्टम इसे जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल का क्या मतलब होता है? दिख रहा है यहाँ पे जियोसेंट्रिक मॉडल। जियो मीन्स अर्थ, ज्योमेट्री में जियो आता है, जियोग्राफी में जियो आता है, और किसमें आता है? बहुत जगह आता है। जियोलॉजी होता है। जियो मीन्स अर्थ, लैटिन वर्ड है। सेंट्रिक, सेंटर। अर्थ इज एट द सेंटर इन दिस मॉडल। अर्थ इज एट द center. Before the arrival of Sir Isaac Newton, न्यूटन के आने के पहले दुनिया में ऐसा माना जाता था कि अर्थ इज एट द सेंटर। सेंटर ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के सेंटर में और कुछ नहीं है, बस अर्थ ही है। और क्या? प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये देख रहे हो, The sun and all the planets all revolved around the earth। सब कुछ अर्थ के चारों बगल रिवॉल्व करता है। पता है ये तो गलत है, लेकिन सोचो जब ये नई आइजैक न्यूटन नहीं आए थे दुनिया में, उसके पहले की दुनिया के बारे में सोचो। हम लोग रोज देखते हैं कि सन राइसेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। मून राइसेस समवेयर, सेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। दूसरे प्लैनेट्स जो होते हैं एक दिशा में राइज होते हैं और दूसरी दिशा में सेट हो जाते हैं। सारे स्टार्स भी एक तरफ राइज होते हैं। स्टार्स भी एक तरफ राइज होते हैं और फिर एक तरफ सेट हो जाते हैं। तो हम लोग अर्थ पे खड़े होकर इन सब चीज को देखते रहते हैं। हम लोग इन सब कुछ को अर्थ पे खड़े होकर के देखते हैं। वी आर ऑन द अर्थ। मून राइसेस इन द ईस्ट एंड वेस्ट सेट्स इन द वेस्ट। सन यहाँ है, सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ऐसा ही होता है। मर्क्यूरी राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। और क्या है? वीनस राइसेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। इसी तरह से होता था। ऑब्वियसली बात है ना कि पहला इंट्यूशन तो यही आएगा कि हाँ हम लोग बीच में हैं एंड सब कोई हमारे चारों बगल घूम रहे हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं होना था, यही इंस्टिंक्ट था पहले का। ये थ्योरी सबसे पहले जिसने दी थी उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? टॉल्मी। टॉल्मी ने कहा था कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स बोले तो मून वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड प्लैनेट। मून को सैटेलाइट नहीं मानते थे वो लोग। मून एक प्लैनेट था। हिंदी में बात करो तो चंद 9 ग्रह जो होते हैं उसमें भी चांद होता है। इंग्लिश में भी मून होता था। मून, मर्करी, वीनस और सन भी प्लैनेट था। यस, ऑल दीज वर प्लैनेट्स। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन।
और उन सब के लास्ट में स्टार्स, ये सारे स्टार भी रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब बोलेगा हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए सर। ग्रेविटेशन का ओरिजिन पॉइंट है ये, ग्रेविटेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। कब? करीब 2000 साल पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2000 साल पहले जो लोग रहते थे उस समय, वो लोग ओपन में ही रहते थे ज्यादातर, घर तो इतने बड़े बड़े बने नहीं होते थे, ज्यादातर खुले में ही समय बिताना होता था। और रात के समय तो खास करके चांद की रोशनी बाहर ही आती थी, अंदर तो कोई लाइट था ही नहीं, दिया छोटा सा जलता था, उससे पता नहीं कितनी रोशनी होती भी होगी या नहीं होती होगी। तो उन लोग को ज्यादातर टाइम तो आउटडोर में ही बिताना था, और आउटडोर में स्टार्स को स्टडी करते रहते थे वो लोग। स्टडी करके ये सब उन्होंने निकाला था कि अर्थ हमारे सेंटर में, सबके सेंटर में है, और बाकी सब कुछ अर्थ के चारों बगल घूम रहा है। एक्चुअली उतना नॉनसेंस नहीं है, ये थ्योरी जो थी उतनी भी अजीबोगरीब नहीं थी, क्योंकि हम लोग अर्थ पे हैं, हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन अर्थ पर से कर रहे हैं, तो ऐसा ही दिखेगा ना कि अर्थ के चारों बगल सब कोई घूम रहा है। अब कोई चांद पे जाए, सन पे जाके तो देखा नहीं था कि सन के चारों बगल सब घूम रहे हैं। सन के चारों बगल सन पे जाके कोई देखेगा तब तो ये पता चलेगा कि सब कोई सन के चारों बगल घूम रहा है। हम लोग देख रहे थे अर्थ से देख रहे थे, कोई कहीं भी जाए तो अर्थ के आसपास ही घूमता हुआ दिखता था। तो यह था हमारा जियोसेंट्रिक मॉडल, जो कि 2000 साल पुराना है। तब बोलोगे क्या न्यूटन के आने से पहले किसी को पता नहीं चला कि यह गलत था? पता चला था, बिल्कुल पता चला था, खास करके इंडिया में ही पता चला था। इंडियन साइंटिस्ट एक थे आर्यभट्ट, जो 5th सेंचुरी एडी में रहते थे। आर्यभट्ट 5th सेंचुरी एडी में रहते थे, बहुत फेमस नाम है, सबको पता है। देता ना जीरो भारत, तो आर्यभट्ट को ही जीरो देने के लिए कहा, माना जाता है कि इन्होंने ही जीरो का इन्वेंशन भी किया था। तो इन्होंने ही यह थ्योरी भी दी थी। कौन सी थ्योरी? हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल, हीलियो क्या होता है? हीलियो बोलते थे सन को। ये आर्यभट्ट का दिया हुआ नाम नहीं है, ये नाम तो इंग्लिश ही है, लेकिन इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होता है आर्यभट्ट के मॉडल को, तो उसका नाम होता है हीलियो, और सेंट्रिक मतलब तो सेंटर हो ही जाता है। सन इज एट द सेंटर, सन इज एट द सेंटर, सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के सेंटर पे सन है। और क्या? अराउंड विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व, प्लैनेट्स सन के चारों बगल रिवॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टार का कोई जिक्र नहीं है। स्टार्स का कोई मेंशन नहीं है इस थ्योरी में। जियोसेंट्रिक मॉडल जो था, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि सन एंड द स्टार प्लैनेट, सन, प्लैनेट्स और स्टार्स आल्सो, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ। लेकिन जब हम लोग हीलियोसेंट्रिक मॉडल की बात करते हैं, तो ओनली द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और अर्थ भी एक प्लैनेट था, अर्थ इज ए प्लैनेट, अर्थ इज ए प्लैनेट। ये आज से करीब 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था। तब बोलोगे कि न्यूटन अंकल की जरूरत क्या थी, क्या उनको ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता था? ऑफ कोर्स पता था, ऑफ कोर्स पता था, लेकिन ये जो किताब इन्होंने लिखी थी ना आर्यभट्ट ने, हिस्ट्रीटाइज, इतनी कॉम्प्लिकेटेड किताब थी कि लोगों को इंडिया में नहीं समझ में आती थी, तो इंग्लिश मैन को क्या समझ में आती। तो इनका लिखा हुआ जो बातें थी, कुछ कुछ इंडियन पंडित लोग थे जिनको पता था, पर जनरल पब्लिक को, जनरल लोगों को यह सब के बारे में कुछ पता नहीं था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ये सब लिख दिया जाता था। तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो हमें बता दिया जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, नहीं, उसकी डिस्कवरी पहले इंडिया में हो चुकी थी, लेकिन उसको रीडिस्कवर किया गया था वेस्ट में। तो वेस्ट में एक एस्ट्रोनॉमर था, निकोलस कॉपरनिकस। कौन था? एस्ट्रोनॉमर था, ये साइंटिस्ट नहीं था, और ये मॉन्क भी था। इसने प्रपोज किया था एक मॉडल इन विच द प्लैनेट्स मूव्ड इन सर्कल्स अराउंड अ फिक्स्ड सेंट्रल सन, जो हमारा सन सेंटर में होता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं
सेंटर में सन है और इसके चारों बगल प्लैनेट्स घूम रहे हैं एंड सबका पाथ दिया है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। ये सब नहीं है, क्यों नहीं है? कोई गेस मार सकता है क्यों नहीं है इस मैप में? यूरेनस के, सैटर्न के बाद यूरेनस और नेपट्टून, प्लूटो को अब प्लैनेट नहीं माना जाता है। प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट एनी मोर, पता है ना? प्लूटो यूज टू बी ए प्लैनेट अर्लियर, बट अभी प्लूटो प्लैनेट नहीं है। सैटर्न के बाद यूरेनस और नेपट्टून तो होना चाहिए था। कि पिक्चर में किसी ने गलती कर दी? नहीं, पिक्चर में कोई मिस्टेक नहीं है। जब ये निकोलस कोपरनिकस हुए थे, टाइम देख रहे हो? टाइमलाइन 1473 टू 1543, इस समय टेलीस्कोप एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई टेलीस्कोप नहीं होता था। तो ये जितना कुछ भी इन्होंने काम किया था सब नेकेड आई ऑब्जर्वेशन से था। आंखों से देख करके इतना कुछ डिस्कवर कर लिया था। बोलो आज तुमको दे दिया जाए आकाश देखो और कुछ बताओ, कुछ पता नहीं चलेगा। इसने इतना कुछ बता दिया कि जो जियोसेंट्रिक मॉडल चल रहा था वो गलत है। सन सेंटर पे है और सन फिक्स्ड है, प्लैनेट्स उसके चारों बगल घूम रहे हैं, इतना सब कुछ बिना टेलीस्कोप के। तो बिना टेलीस्कोप से नेपट्टून और प्लूटो, यूरेनस और नेपट्टून नहीं दिखते हैं। विजिबल ओनली इन टेलीस्कोप। ये लोग टेलीस्कोप में दिखते हैं तो इनको पता भी नहीं था कि नेपट्टून और प्लूटो भी कोई प्लैनेट है, इसलिए ये लोग सैटर्न तक की ही बातें करते थे। ठीक है, तो हम लोग का भी ये प्रूव हो गया कि सोलर सिस्टम में सन इज एट द सेंटर, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन अब इन्होंने इतना बोल तो दिया, लेकिन चर्च वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट। चर्च की दादागिरी के ऊपर ये तो सीधा सीधा अटैक था। बाइबल में लिखा है कि सन इज नॉट एट द सेंटर, अर्थ इज एट द सेंटर। अब कोई आके बोल दिया कि बाइबल में जो लिखा है वो गलत है, तो कैसे बात बनेगी? इसलिए इसके बाद बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। खैर, उनके साथ क्या क्या परेशानी हुई थी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद एक आए थे एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम था टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे, इसने क्या किया था? स्पेंट हिज एंटायर लाइफ टाइम, देख लो, एंटायर लाइफ टाइम, पूरी उम्र क्या करने में बिताई थी? रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट्स विथ द नेकेड आई। कौन सा प्लैनेट कब कहाँ था? अब प्लैनेट्स की हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ इसी 7 प्लैनेट, इन्हीं प्लैनेट्स की बात होगी अभी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यही 5 प्लैनेट्स की बात होगी। और साथ में मून भी। मून तो सबसे ज्यादा दिखता ही है और सन तो दिखता ही है। इन्हीं सब की बात होगी विथ द नेकेड आई, आंख से ही देखते थे, कोई टेलीस्कोप नहीं होता था। इसलिए सैटर्न के बाद यूरेनस और नेपट्टून, इनको भी नहीं पता था। तो इसने तो लाइफ टाइम में पूरा एक चार्ट बना दिया, एक लंबा चौड़ा सा चार्ट बना दिया, कौन सा प्लेनेट इसने कब कहां पे देखा था। और यही करते करते इनके तो टाइम पीरियड खत्म हो गया, इनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद हिज असिस्टेंट, देखो असिस्टेंट की कितनी वैल्यू होती है, जॉनस केपलर। जॉनस केपलर जो कि टाइको ब्राहे का असिस्टेंट था, ही कुड एक्सट्रैक्ट द डेटा from the data 3 elegant laws go by the name of Kepler's law। 3 Kepler's law होते हैं, पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। 3 Kepler's law होते हैं, याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो केपलर था, केपलर को बना बनाया डेटा मिला था, कहां से? टाइको ब्राहे से। पूरी लाइफ टाइम स्टडी किया था टाइको ब्राहे ने और चार्ट्स बनाए थे। उस चार्ट को स्टडी किया केपलर ने। देखो, सिर्फ चार्ट को पढ़ने से केपलर को कितना फायदा हो गया। केपलर ने जब उन चार्ट्स को पढ़ लिया, उससे वो 3 लॉ बना पाया। क्या थे वो लॉस? याद हो गए? केपलर्स लॉ को केपलर्स लॉ बोलते हैं हम लोग। पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स।
All planets move in elliptical orbits with sun situated at one of the foci of the ellipse. सबको पता है ये? पता है ना? तुमको नहीं पता था क्या? सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इसमें लॉ क्या है? ये इसने लॉ बनाया था इसीलिए हमको पता है। केप्लर ने ही डिस्कवर किया था ना, हीलियोसेंट्रिक मॉडल को डेफिनेटली प्रूव कर दिया था। और जब उसने प्रूव कर दिया था तभी तो दूसरे केप्लर के बाद के लोगों को पता चला। तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। जो हमें पता है, जो चीज हमें पता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट था क्या? नाइन्थ में सर्कुलर ऑर्बिट होता था क्या? यस, नाइन्थ में तो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते थे। नाइन्थ में तो हमने पढ़ा था सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। आज इलेप्टिकल कैसे हो गया? हो जाता है। कैसे होता है? 9 में एलिप्स पता ही नहीं था क्या था। 9 में तो सिर्फ सर्कल्स पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसलिए सर्कुलर ऑर्बिट बोल देते थे। अप्रोक्सीमेटली ये सर्कल होता है। जब 11 में आ गए तो अब ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ज्यादा डिटेल, ज्यादा अच्छे से समझना है अब हमें इसको। इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सन कहाँ पे होता है? एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द एलिप्स। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, 2 फोसाई होते हैं। उसमें से एक फोकस पे सन होता है। सन इज एट वन फोकस एंड एलिप्स जो सर्कुलर पाथ, एलिप्टिकल पाथ होता है, उस पर प्लैनेट चारों बगल घूमते हैं। दूसरे फोकस पे क्या होता है? कुछ नहीं, ये खाली होता है। ठीक है। बहुत सिंपल लॉ है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द एलिप्स। बहुत सिंपल है। इतना ही सिंपल लॉ निकालने के लिए टाइको ब्राहे ने अपनी पूरी जिंदगी नहीं डुबा थी। उसके बाद फिर केप्लर आए थे, तब इनको लॉ पता चला था। दूसरा लॉ, यह भी आसानी है। लॉ ऑफ एरियाज। पहले तो बता दिया ऑर्बिट कैसा होता है, अब एरिया के बारे में बात करेंगे। पहले बता दिया कि ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है। इतना बताने के बाद फिर अब दूसरे लॉ में हम लोग एरिया की बात करते हैं। एरिया में क्या है? द लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लैनेट टू द सन, द लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लैनेट टू द सन। अब देखो लाइन में मार्क कर देता हूं, कोई भी एक लाइन ले लो। ये लाइन ऐसे, ये लाइन ले लो। ये लाइन पीली येलो लाइन दिख रही है? येलो लाइन थोड़ी सी डार्क कर देता हूं मैं। ये दिस लाइन sweeps equal areas in equal intervals of time. सन प्लैनेट के साथ ये लाइन घूमते जा रही है, ये लाइन ऐसे घूमते जाएगी, है ना। जैसे जैसे प्लैनेट आगे जाएगा ये लाइन भी आगे चलती जाएगी। यहां आ गया, यहां आ गया। तो यह लाइन और एक टाइम ले लो डेल्टा टी। कोई भी एक टाइम ले लिया जाए डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के बाद प्लैनेट यदि यहां पे पहुंच जाता है ना, तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके एक आर्क मिल जाएगा हमें कुछ इस तरीके से, या रफली एक ट्रायंगल भी बोल सकते हो इसको, अगर स्ट्रेट लाइन मान लिया जाए। व्हेन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो एक ट्रायंगल जैसा एरिया मिल जाएगा। ये डेल्टा टी टाइम में जो ट्रायंगल बनी है यहां पे, वही डेल्टा टी टाइम में कोई ट्रायंगल दूसरे पार्ट में बना लो। यहां पे जैसे ले लो इस तरह से। तो दूसरा लॉ क्या कहता है? इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। जैसे अब मान लो डेल्टा टी को 1 सेकेंड ले लिया, अगर 1 सेकेंड इज इक्वल टू डेल्टा टी। 1 सेकेंड में यहाँ पे ज्यादा पाथ कवर होगा, यहाँ पे कम पाथ कवर होगा, है ना। स्पीड कम ज्यादा हो रही है। अब स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। पता चल गया ना यहां से, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। अब इतना दिन स्टडी किया था, ये पता तो चल ही जाएगा स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। कभी प्लैनेट की स्पीड ज्यादा हो जाती है, कभी प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती है। स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज तो नहीं लग रहा है ना? अजीबोगरीब बात लग तो रही है, अजीब बात है। कोई फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है? नहीं, फोर्स काम कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है।
ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसलिए तो स्पीड कम और ज़्यादा हो रही है। कभी सन प्लैनेट को अपने नज़दीक खींच लेता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी प्लैनेट दूर चला जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। कॉमन सेंस से देखो, अब यहाँ से एक्सेलरेट, यहाँ से सन अट्रैक्ट कर रहा है, सन अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन होगा, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। फिर जब दूर जाने लग जाएगा, सन से दूर चलता जाएगा, तो सन से रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होने लग जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन द प्लैनेट इज नियर द सन स्पीड इज हाई, व्हेन द प्लैनेट इज अवे फ्रॉम द सन स्पीड इज लेस। ठीक है, व्हेन द प्लैनेट इज नियर द सन स्पीड इज हाई, व्हेन planet is near the sun speed is high, when planet is far speed is low। यही था केपलर सेकंड लॉ। और एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए एरिया निकालने से हम लोग मेजर कर सकते हैं। एरिया कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो रेडियस से मल्टीप्लाई करो। इसको रफली अप्रोक्सीमेट कर दिया ना एक ट्रायंगल से ये ट्रायंगल जो है कुछ इस तरह की ट्रायंगल बनी है ना। तो व्हेन दिस साइड इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। लगभग राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसको हाफ इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम ये बेस दे देगा हमें, यह साइड दे देगा, इंटू रेडियस, ये जो रेडियस है ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। यहां से हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यदि हमें वेलोसिटी दे दी जा गई है तो हम लोग यहां पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। फिर आता है केपलर का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। पीरियड बोले तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। लॉ ऑफ पीरियड्स, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, देखो अंडरलाइन कर देता हूं मैं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है? एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस पता है ना क्या होता है? ये इसमें मार्क कर देता हूं, ये जो इसका डायगोनल है इसका हाफ कर देंगे। सेमी मेजर एक्सिस रेडियस की तरह हो सकता है ये, लाइक दिस डिस्टेंस, दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो क्या दिया है यहां पे? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is proportional to the cube of semi major axis of the ellipse traced out by the planet। क्लियर है? क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड जो t है इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ए क्यूब। ए अगर सेमी मेजर एक्सिस है तो ए क्यूब। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ए क्यूब, ए क्यूब, या टी स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब करेंगे तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा। और ये कांस्टेंट के हर एक प्लैनेट के लिए वही होगा, हर एक प्लैनेट के लिए वही होगा। जैसे देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में टेबल 8.1 में ये डेटा दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया अभी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में टेबल 8.1 में यह डेटा दिया हुआ है। क्या दिया है? ए यदि सेमी मेजर एक्सिस है किसी प्लैनेट का, सभी प्लैनेट का, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो का भी यहाँ पे प्लैनेट मान लिया गया है। इन सभी का सेमी मेजर एक्सिस दिया हुआ है यहाँ पे। मरकरी का 5.79,
इंटू 10⁻10 है, ये नहीं बोलना इतना कम कैसे हो गया, इंटू 10⁻10 यूनिट है यहाँ पे। तो मरकुरी को अगर देखें तो इसका सेमी मेजर एक्सिस 5.79 इंटू 10⁻10 है, और टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड किसमें दिया, ईयर्स में 0.24 ईयर्स दिया है। तो अगर हम लोग इसका के निकालें, क्यू टी स्क्वायर बड़ा ए क्यूब कर दे, टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब यदि कर दें, क्या आएगा 0.24 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब, ए क्या है 5.79 का क्यूब, तो जो नंबर आता है वो ये है 2.95। ठीक उसी तरह से दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी कैलकुलेट किया गया है। इसका 3 आता है, अर्थ का 2.96 आता है, मार्स का 2.98, जुपिटर 3.01, 2.98, 2.98, 2.99, 2.99, ये सब कुछ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 आ रहा है। टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब हर एक प्लैनेट के लिए, हर एक प्लैनेट के लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 आ रहा है। यूनिट्स की बात करना होगा, देखो यहाँ पे यूनिट में ये क्या है, अजीब सा एक और नंबर है यहाँ पे 10⁻34 ईयर स्क्वायर मीटर -3। तो यूनिट से हमें कोई खास मतलब नहीं है यहाँ पे, मेनली जो ये नंबर आ रहा है ना, ये नंबर सभी के लिए सेम आ रहा है। इतना सारा कैलकुलेशन किया होगा केप्लर ने, तभी तो इतना आंसर आया था। तो इतना कैलकुलेट करके केप्लर ने ये निकाल दिया था कि सभी प्लैनेट्स के लिए टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब इज कांस्टेंट, टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही है हमारा केप्लर्स थर्ड लॉ। ठीक है, तीनों लॉ समझ गए अगर, तब फिर ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहीं से तो ग्रेविटेशन स्टार्ट होता है। अभी पता चला कि सब कुछ, सारे प्लैनेट्स अर्थ के चारों बगल घूम रहे हैं, किस स्पीड से घूम रहे हैं, स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, उसमें कुछ फिक्स है या नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल गई थी केप्लर को। अब आते हैं हमारे भगवान न्यूटन अंकल, फिजिक्स के लिए तो भगवान ही है। तो न्यूटन अंकल को एग्जैक्टली सब कुछ पता चल जाता है, तो यहाँ तक का इंफॉर्मेशन न्यूटन अंकल के पास उपलब्ध था, ये सारा कुछ उनके पास रेडी था। इसके ऊपर उन्होंने, जब उनके सर पे एप्पल गिरता है, तब वो हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे देते हैं। चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं मैं, बाकी की बातें अगले वीडियो में करते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय।